All right, so we will start with new chapter today. That is chapter number 6, superposition of waves. तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या? उससे पहले वी विल जस्ट रिवाइज क्विकली बेसिक्स ऑफ वेव्स. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. अब ये सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? इफ यू रिमेम्बर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने सुपरपोजिशन नाम का एक टॉपिक देखा था. याद है सुपरपोजिशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी हैव सीन सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. तो व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन? क्या मतलब था सुपरपोजिशन का? व्हाट इज सुपरपोजिशन? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सुपरपोजिशन ऑफ कोर्स दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है. पर मीनिंग क्या था? मीनिंग ये था कि अगर हमारे पास सपोज n पार्टिकल्स है, वी हैव n चार्जेस, और हमको अगर टोटल फोर्स फाइंड करना है ऑन चार्ज q1 और एनी अदर चार्ज, तो हमारे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन था. उसमें हमारे पास n पॉइंट चार्जेस थे, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn. और हमको फाइंड करना था व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ दिस चार्ज. तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स लेट अस से ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ प्लस 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 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू एन. इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बेसिकली. राइट. अब व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन किया. मतलब क्या? पहले चार्ज पे सेकंड कितना फोर्स लगा रहा है, प्लस प्लस मतलब सुपर इम्पोज करना, ऐड करना. पहले के ऊपर तीसरे ने कितना चार्ज लगाया, पहले के ऊपर चौथे ने कितना चार्ज लगाया, पहले के ऊपर nth चार्ज ने कितना फोर्स लगाया. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. मतलब यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस. तो वो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस था. वो अलग कॉन्सेप्ट है. ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, ये अलग कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली आइडिया इज सुपरपोजिशन, मतलब कोइंसाइड होना. वहां पे भी एक फोर्स दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हुआ, तीसरे के ऊपर कोइंसाइड हुआ, टोटल फोर्स हमको मिल गया F12 प्लस F13 प्लस F14 अप टू F1n. इन दिस केस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव्स का सुपरपोजिशन मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेव्स है. लेट अस टेक टू वेव्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो अहेड विथ व्हाट इज अ वेव. फिर मैं बताऊंगा कि सुपरपोजिशन मतलब क्या. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. यू शुड नो 11th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी देखा है व्हाट आर वेव्स, और हमने देखा था व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स आल्सो. तो डू यू रिमेम्बर इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड वेव्स इन डिटेल. चैप्टर साउंड में आपने देखा था व्हाट आर वेव्स. तो व्हाट आर वेव्स? वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ वेव्स. कौन से दो टाइप्स? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल. तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए. तो यू शुड नो व्हाट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो इन केस ऑफ वेव्स वी हैव सीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. एक था ट्रांसवर्स और एक था लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. मतलब क्या है इसका? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है. पहली बात तो ये समझ लो कि वेव होता क्या है. तो पहले मैं पूरा बेसिक आइडिया क्लियर कर दूं और बाद में फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगेन वी विल रिवाइज सम बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द वेव. तो बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअल थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, हमको वेव्स का बेसिक पता होना चाहिए. अनलेस यू नो बेसिक्स ऑफ वेव, आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा. 11th स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ वेव को डिफाइन कर देते हैं. वी जस्ट डिफाइन वेव. इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे, इसको ट्रांसवर्स बोलेंगे, इसको मैकेनिकल बोलेंगे, इसको नॉन मैकेनिकल बोलेंगे. लेकिन वेव का इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव विल डिराइव हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेव मतलब क्या? सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर बोले तो फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड वॉल है. लेट अस से दिस इज रिजिड वॉल. हमारे घर में भी एक विंडो था, विंडो है, उस पे एक रस्सी बांध दिया. तो उस पे एक मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे टाई कर दिया और स्ट्रिंग का दूसरा एंड मेरे हाथ में है. नाउ आई प्रोवाइड इट अ जर्क. जो हमने इसको डिस्टर्ब किया इज एन इम्पोर्टेंट वर्ड. तो जैसे ही मैंने इसको जर्क दिया, डिस्टर्ब किया, तो क्या होगा? यू सी सम पैटर्न लाइक दिस. दिखता है क्या ऐसा? राइट. दिस इज कॉल्ड एज अ वेव.
तो वेव डिफाइन कैसे किया था हमने? अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम इज डिफाइंड एज अ वेव. सो वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम. ये मैकेनिकल वेव है. और अगर आप अच्छे से देखोगे, इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे हो क्या रहा है? वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? पॉजिटिव एक्स. लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यहाँ पे मीडियम कौन? मीडियम कौन? यहाँ पे रस्सी, स्ट्रिंग. तो जो रस्सी के पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इफ यू चेक केयरफुली, दिस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर वाइब्रेटिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है अलोंग वाई. तो सच अ वेव इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव. तो ट्रांसवर्स वेव क्या है ये पता होना चाहिए. ट्रांसवर्स वेव में particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the propagation. Good. तो यहाँ पे vibrations are perpendicular. Vibrations are perpendicular to the direction of propagation. To the direction of propagation. And in case of longitudinal wave, vibrations are parallel to the direction of propagation. For example, best example of longitudinal wave पता है आपको? Sound wave. See, I am speaking. When I am speaking, हो क्या रहा है actually? My throat is generating vibrations, and those vibration will travel to you. आपके कान तक पहुंचता है, मतलब आपके ईयर ड्रम्स तक पहुंचता है. ये जो साउंड है आपके ईयर ड्रम तक कैसे पहुंच रहा है? Whenever I am speaking, my throat is generating vibration. ये वाइब्रेशन आप तक पहुंचने के लिए बीच में मीडियम चाहिए, दैट इज एयर. राइट. तो अभी इमेजिन इमेजिन हमारे पास एक मीडियम है, वी हैव अ मीडियम एयर. तो अच्छे से समझ लेना. बेसिक्स क्लियर तो आगे का पूरा क्लियर होगा आइडिया. इफ बेसिक्स आर नॉट क्लियर, आगे समझ में नहीं आएगा कौन सा टर्म कहाँ से आ रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से हमारे पास एक मीडियम था, एयर एज अ मीडियम था. यहाँ पे सारे एयर के पार्टिकल्स है, दीज आर ऑल पार्टिकल्स ऑफ एयर. whenever you have a source of sound, जैसे लाउड स्पीकर, जैसे योर ओन थ्रोट, जैसे ट्यूनिंग फोर्क. पता है ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? यू नो व्हाट इज अ ट्यूनिंग फोर्क? पता है? तो सपोज वी हैव अ ट्यूनिंग फोर्क समथिंग लाइक दिस. ऐसा एक ट्यूनिंग फोर्क है. अब ट्यूनिंग फोर्क को जैसे ही हमने वाइब्रेट किया और यहाँ रख दिया, क्या होता है? इसके जो प्रॉन्ग्स है, इसके प्रॉन्ग्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एंड आउट. तो जब प्रॉन्ग्स बाहर की तरफ आएंगे, ये जो दो आर्म है इसको प्रॉन्ग बोलते हैं. ट्यूनिंग फोर्क के जो दो आर्म्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज प्रॉन्ग्स. तो जब मैं उसको वाइब्रेट करूंगा तो प्रॉन्ग क्या करेगा? बाहर जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा. राइट. आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा. ट्यूनिंग फोर्क एक रबर पैड पे हिट करते हो, क्या करते हो? मतलब यू आर एक्चुअली मेकिंग प्रॉन्ग्स वाइब्रेट. अब प्रॉन्ग्स का वाइब्रेशन होना मतलब प्रॉन्ग विल गो आउट कम इन, गो आउट कम इन. तो जब प्रॉन्ग बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या करते हैं? जो नियर बाय मीडियम होता है, इन दिस केस एयर. राइट. तो आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो उसमें भी मीडियम कौन था? एयर. मैं अब बोल रहा हूं तो मेरे भी थ्रोट के, क्योंकि माई माई थ्रोट इज जस्ट लाइक अ ट्यूनिंग फोर्क. माई थ्रोट जनरेट्स वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फोर्क आल्सो जनरेट वाइब्रेशन. तो सेम चीज होगा. तो जो नियर बाय मीडियम होता है इन बोथ द केसेस एयर, ये प्रॉन्ग जैसे बाहर जाएगा वो क्या करेगा? वो एयर के मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा. एयर का मॉलिक्यूल्स हो गए पुश. राइट. करेक्ट. यहाँ पे इफ यू सी, तो एक ऐसा रीजन बन गया जिसमें डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द अदर रीजन्स. इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन. क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेशन. बिकॉज बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड मतलब डेंसिटी बढ़ना. जैसे प्रॉन्ग अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये जो प्रॉन्ग था, जैसे ही ये अंदर की तरफ गया, व्हेन इट गोज इनसाइड, तो व्हेन दिस गोज इनसाइड, तो एयर पार्टिकल्स को ज्यादा स्पेस अवेलेबल हुआ, मतलब वहां पे डेंसिटी कम हुआ. डेंसिटी कम होना मतलब रेयर फ्रैक्शन. राइट. तो डेंसिटी कम होना मतलब उस केस में क्या होगा? इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, तो ये नॉर्मल सिचुएशन थी. लेकिन जैसे ही प्रॉन्ग अंदर गया, और तब तक कंप्रेशन का क्या हुआ? तब तक कंप्रेशन आगे है, कंप्रेशन इज ट्रैवलिंग. जैसे ही ये प्रॉन्ग अंदर गया तो प्रॉन्ग अंदर जाने की वजह से एयर पार्टिकल्स को ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो गया, तो यहाँ पे डेंसिटी कम है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन. राइट. वापस से जब प्रॉन्ग बाहर आएगा, वापस से वो कंप्रेस करेगा.
right? When this prong will go out again, it will again produce a compression, और वापस जब वो अंदर की तरफ जाएगा, it will produce a rarefaction. तो ऐसा चलता रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन, rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction, right? तो इफ यू हैव नोटिस्ड, अगर अच्छे से ध्यान दिया होगा आपने, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. मैकेनिकल वेव में भी मैंने डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिया था पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है पॉजिटिव एक्स. ट्रांसवर्स वेव में भी वही और यहाँ पे भी वही, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन वाज अलोंग वाई एक्सिस. तो वहां पे वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब motion of the particle of the medium was along y axis and propagation was along x axis. तो इसको हमने बोला था ट्रांसवर्स वेव. यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज एक्स एक्सिस, वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी क्या है, एक्स एक्सिस, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन परफॉर्म कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, राइट. तो पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन दो 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 अलग चीज है. रिमेंबर, जब वेव प्रोड्यूस होता है तो वेव जिस मीडियम से ट्रैवल करता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इट परफॉर्म्स वाइब्रेशन. रिमेंबर दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. वेव जब भी प्रोड्यूस होगा तो वेव के जो पार्टिकल्स है, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस जब मैं बोल रहा हूँ मीडियम इज एयर, और यहाँ पे एक रस्सी लिया था हमने, मीडियम इज पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग. तो व्हेनेवर यू हैव अ प्रोपोगेटिंग वेव, the particles of the medium perform oscillatory motion, मतलब simple harmonic motion. So in 11th standard what we have seen so far, we have seen waves are of two types, one is transverse and other is longitudinal. In case of transverse waves, vibrations are perpendicular to the direction of propagation, and in case of longitudinal wave, vibrations are parallel to the direction of propagation. तो ये बेसिक डिफरेंस है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ वेव्स. अब बाकी भी कुछ डिफरेंसेस है, वो क्या डिफरेंसेस है बता देता हूं मैं. तो पहले तो यहाँ पे पैरेलल आएगा, यहाँ तक क्लियर. अब ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वी विल बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव्स. अब मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, वेव को आप फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हो. पहले आपने क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स. इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम is perpendicular to the direction of propagation, then such a wave is called as transverse wave. And if the direction of vibration of particles of the medium is parallel to the direction of propagation of wave, then the wave is called as longitudinal, right? लेकिन waves can further be classified into two different types. एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल वेव के केस में यू रिक्वायर अ मीडियम, मीडियम होना ही चाहिए. मीडियम नहीं होगा तो वेव कैन नॉट प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, अब इस रूम में मीडियम इज एयर, अगर मैं एयर को निकाल लेता हूँ, यहाँ पे वैक्यूम जनरेट कर देता हूँ, सो व्हेन यू हैव वैक्यूम हियर, देयर इज नो वे, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, and longitudinal wave is a mechanical wave. So mechanical wave is a wave which requires a medium for its transport from one point to another point. Or non-mechanical wave is like electromagnetic radiation, right? जैसे heat generated by sun या फिर light generated by sun reaches earth. earth और sun में कुछ नहीं है, there is vacuum inside, कोई material medium नहीं है, लेकिन फिर भी sun से earth तक we receive light, we receive electromagnetic radiation, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, राइट. तो मैकेनिकल waves are waves which require a material medium for their transport, for their transfer from one point to another, and non-mechanical waves are waves which do not require a material medium for their transfer, right. And that is why it becomes really important for you to नो ईच ऑफ दिस बेसिक पॉइंट, क्योंकि हमारा इस चैप्टर में फोकस रहेगा मोस्टली मैकेनिकल वेव्स पे. तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव इज दिस, जिसमें आपने एक मटेरियल मीडियम लिया. मटेरियल मीडियम है तो कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव है. ट्रांसवर्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हमने एक वेव लिया, एक स्ट्रिंग है, रस्सी है,
उसको मैंने जर्क दिया, जर्क मतलब डिस्टरबेंस है ये, राइट। क्योंकि मैं आगे जाके मैकेनिकल वेव को डिफाइन करूंगा, मैं इसलिए बार बार डिस्टरबेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो आई एम डिस्टर्बिंग द मीडियम। जब तक मैंने मीडियम को डिस्टर्ब नहीं किया तो सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ थे, एट देयर मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब तक हमने सिर्फ रस्सी को बांध के उसको खींच के रखा है, वी आर नॉट गिविंग एनी जर्क, तब तक all the particles of the medium through which the wave will propagate, बाद में propagate होगा, all these particles are at the same position and this is called as mean position or equilibrium position. The moment you give it a small disturbance, तो क्या होता है, particles start vibrating. Good. Then similarly here also, जब तक ट्यूनिंग फोर्क को आपने वाइब्रेट नहीं करवाया तब तक क्या था, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन बने नहीं थे। तब तक ऑल द पार्टिकल्स मोर और लेस दे हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डेंसिटी यूनिफॉर्म है। डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो प्रेशर भी हर जगह पे सेम है। लेकिन जैसे ही यू हैव अ ट्यूनिंग फोर, उसको वाइब्रेट करवाया आपने, वाइब्रेट करवाया तो प्रॉन्ग बाहर गया, प्रॉन्ग बाहर गया तो बाहर का एयर को पुश कर दिया, पुश कर दिया तो वहां पे रीजन बन गए ऑफ हाई डेंसिटी, जिसको आपने बोला था कंप्रेशन। जहाँ डेंसिटी ज्यादा होता है वहां पे प्रेशर भी ज्यादा होता है। फिर प्रॉन्ग अंदर गया तो उसने एक लो डेंसिटी रीजन जनरेट किया तो प्रेशर भी कम हो गया। वहां पे एक रीजन बना जिसको हम लोग बोलते हैं रेयरफैक्शन। मतलब अल्टीमेटली मैकेनिकल वेव अगर डिफाइन करना है तो मैकेनिकल वेव विदाउट डिस्टरबेंस का होता नहीं है। अनदर एग्जाम्पल, जाते हम लोग कभी कभी लेक के पास में हम लोग बैठे हैं, एकदम काम वाटर है, देयर इज नो विंड, एब्सोल्युटली वाटर सरफेस इज एब्सोल्युटली काम। एक स्टोन लिया और उसको थ्रो कर दिया, छोड़ दिया उसको, जैसे ही वो वाटर सरफेस पे गिरेगा यू सी रिपल्स, वो भी मैकेनिकल वेव है, राइट, दैट इज मैकेनिकल वाटर वेव। तो मैकेनिकल वेव अगर डिफाइन करना है तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट इज अ मैकेनिकल वेव। तो कैसे डिफाइन करोगे, लिखा है नोट्स में, मैंने आपको लिख के दिया है, कैसे डिफाइन करोगे। मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। तो याद रखना, थ्योरी को एकदम एकदम क्लीन एंड सिंपल रखना है। तो मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड in an elastic medium due to vibrations of the particles of the medium about their mean position. अभी अभी बताया ना मैंने क्या बताया आपको अभी अभी, जब तक आपने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं किया, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स, पीछे के लाइट्स चालू कर लो, क्विक क्विक। जब तक आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं किया तब तक वेव जनरेट नहीं हुआ। तो मैकेनिकल वेव को डिफाइन करना है तो डिस्टरबेंस होना चाहिए। मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन एन इलास्टिक मीडियम। अब ये इलास्टिक मीडियम यहाँ पे क्यों यूज किया, ये वर्ड क्यों यूज किया, इट इज इंपॉर्टेंट अगेन। तो इलास्टिक मीडियम ये वर्ड यूज करने की वजह रीजन ये था कि जिस मीडियम से वेव प्रोपोगेट होगा उस मीडियम के पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज होने चाहिए, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो वाटर हो, क्योंकि वाटर वेव्स भी देखे हमने, या फिर चाहे वो एयर हो। वाई वाई बिकॉज लुक, ये जो आप वेव का स्ट्रक्चर देखते हो ना, ये एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। मतलब क्या, मतलब एक पार्टिकल अगर वो यहाँ पे अभी है तो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे वो यहाँ पे नहीं भी होगा। ये तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट था, हो क्या रहा है, कंटिन्यूअसली इट इज वाइब्रेटिंग, इट इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। तो हमने जब यहाँ पे ये वेव ड्रॉ किया, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम था, मे बी अगले इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नहीं है, लेकिन उसके बाजू का जो पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, राइट। देन उसका जो और नेबरिंग पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ था, करेक्ट। तो रिमेंबर दिस, अगर मीडियम इलास्टिक नहीं होगा तो पार्टिकल्स कैनॉट परफॉर्म मोशन। एक बार आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, सारे के सारे पार्टिकल उसी जगह पे अटक गए। इमेजिन इमेजिन समथिंग लाइक दिस, मैंने एक बार डिस्टर्बेंस किया किया बस हो गया, परमानेंटली फिक्स हो गए। अगर ये परमानेंटली फिक्स हो गए तो ये वेव नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ वेव। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप आगे देखोगे। इलास्टिसिटी अगर मीडियम में नहीं है तो यू कैन नॉट यूज दैट मीडियम टू प्रोपोगेट वेव। इमेजिन अ सिचुएशन, हम लेक के पास में जाके बैठे थे, एक स्टोन थ्रो किया था और ऐसा रिपल बना और वैसे अटक गया, वो है ऐसा ही।
फिर कोई और आएगा और दूसरी जगह पे थ्रो करेगा, वहां पे वापस रिपल्स बन जाएंगे और परमानेंटली वैसा ही रह जाएगा, राइट। इमेजिन अगर ऐसा होता, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने एक बार साउंड वेव्स जनरेट किए विच आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, वाइब्रेशन होता है, कंप्रेशन बन गया, वहीं पे रुक गया कंप्रेशन, आगे गया नहीं। तो you need to remember a disturbance produced, right, in an elastic medium. This is important thing. मतलब property of the medium should be elastic in nature. The medium should go back to its original state once the wave passes through it. एक बार वेव उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो गया तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स थे दे मस्ट गो बैक टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दैट इज वाई वर्ड टू वर्ड आई टेलिंग यू इट इज इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल वेव को हमने कैसे डिफाइन किया है, मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। तो स्टार्ट विद वेरी बेसिक आइडिया, वी विल इंट्रोड्यूस ऑल द कॉन्सेप्ट्स बिफोर वी गो हेड टू एनी हायर लेवल इक्वेशंस और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव को डिफाइन ही कर लेते हैं। तो मैकेनिकल वेव को डिफाइन करने के लिए आपको भी बताया मैंने, कैसे डिफाइन करोगे, इट इज अ डिस्टर्बेंस, it is a disturbance produced 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 in in an in an elastic medium, in an elastic medium, right, that's it। इतना ही रखो, डजंट मैटर हमको, बाकी तो डिटेल आपके पास नोट्स में है ही, फिलहाल जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैकेनिकल वेव करता क्या है। Mechanical wave basically transfers energy and momentum from one point to another। अब आप बोलो कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुआ, लुक एट द सिचुएशन। जब प्रॉन्ग्स बाहर आए थे तो जो वहां पे पार्टिकल्स थे एयर के उसको पुश कर दिया, पुश किया मतलब एनर्जी प्रॉन्ग्स से पार्टिकल्स को गया, एयर पार्टिकल्स। और ये एयर पार्टिकल पुश होने के बाद जो नेक्स्ट एयर पार्टिकल्स थे उनसे कोलाइड हुए, करेक्ट, उनसे कोलाइड हुए मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो पहले प्रॉन्ग से एयर पार्टिकल को ट्रांसफर हुआ, फिर एयर पार्टिकल से नेक्स्ट एयर पार्टिकल को ट्रांसफर हुआ, वहां से अगले एयर पार्टिकल को ट्रांसफर हुआ, वहां से अगले को ट्रांसफर हुआ। तो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम। तो वेव इज जस्ट लाइक अ कैरियर, ट्रांसपोर्ट सर्विस। किसका ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो, एनर्जी का और मोमेंटम का। तो ये भी याद रखना है हमको, बेसिक बेसिक आइडिया शुड बी वेरी क्लियर। तो क्या होता है इन वेव्स, इन मैकेनिकल वेव्स, एनर्जी एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम is transferred from one point of the medium to another point of the medium, is transferred from one point of the medium, one point of the medium to another point of the medium, to another point of medium। ओके, तो अब ये जो हमने यहाँ पे मैकेनिकल वेव शो किया है इसका हमको इक्वेशन चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी इफ आई आस्क यू बताओ व्हाट इज मैकेनिकल वेव, हम हर बार तो लिखते नहीं बैठेंगे ना, मुझे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए। ये स्ट्रक्चर को हमको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सर्कल है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, हाँ, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब इट इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बेसिकली। अगर आपके पास एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वाई इक्वल टू mx प्लस सी। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को अगर वो 2D प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक y और x का रिलेशन लगता है। तो यहाँ पे भी तो वही है, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग y एंड मोशन मतलब प्रोपगेशन इज अलोंग x। तो इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को मतलब वेव को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, उससे पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
वेव के बेसिक बेसिक पैरामीटर्स हमने 11 में देखे थे, जैसे व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, जैसे व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ वेव। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ अ वेव। तो वन बाय वन वी विल हैव टू रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट। आगे जाके जब इक्वेशंस आएंगे तो इक्वेशंस में एन यूज होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी तो पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। आगे जब इक्वेशन डिराइव होंगे तो उसमें लैम्बडा यूज होगा, तो पता होना चाहिए लैम्बडा मतलब वेवलेंथ होता है। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड होता है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ये सारे के सारे बेसिक पैरामीटर्स आपको अगर पता होंगे तब जाके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप बना पाओगे ऑफ वेव। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ वी विल स्टडी सम फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव। सबसे पहला सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या है बेसिकली, इफ यू रिमेंबर सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन याद होगा, हमारे पास एक पार्टिकल है विच स्टार्ट फ्रॉम लेट अस से मीन पोजीशन। अब वो हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये उसका सपोज ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये उसका मेन पोजीशन था। और यहाँ पे ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब पार्टिकल कैन गो मैक्सिमम फ्रॉम मेन पोजीशन दिस मच in downward direction and up to this point in upward direction। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द, देखो अब बात क्या आ जाती है यहाँ पे, हम तो बात कर रहे थे वेव की, वेव से पार्टिकल पे कहाँ पे आ गए। अल्टीमेटली जब वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट होगा तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या परफॉर्म करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अगर आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिफाइन करना है तो आप एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली, और हम आगे जाके डिफाइन करेंगे एक नया टाइप का वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो रिमेंबर व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मुझे टाइम पीरियड या एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी वेव का डिफाइन करना है तो मैं किसका डिफाइन करूंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मतलब पार्टिकल का, क्योंकि अल्टीमेटली वेव तो पार्टिकल से बना है। तो एम्पलीट्यूड डिफाइन कैसे करोगे, सिंपल है, एम्पलीट्यूड डिफाइन कैसे करोगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच वेव इज प्रोपोगेटिंग इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement, the maximum displacement of the particles of the medium, of the particles of the medium through which, through which a wave is propagating, through which a wave is propagating, is known as amplitude of the wave, is known as amplitude of the wave। और amplitude को हम कैपिटल ए या स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, of the wave। है तो क्लियर। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट टाइम पीरियड। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू व्हिच वेव इज प्रोपोगेटिंग टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, मतलब वन ऑसिलेशन, इज नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिफाइन करने के लिए वापस से हम मीडियम के पार्टिकल्स का ही यूज कर लेंगे। सो द टाइम टेकन, द टाइम टेकन, और रिमेंबर दिस, आई वुड हैव स्किप्ड इट। मैं बोल देता 11 आपने 11वीं में सब सीखा है, चलो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आओ। उससे ना आपका बेसिक क्लियर होगा ना आगे जाके कुछ समझ में आएगा। तो ध्यान दो, क्योंकि एक एक चीज यू विल अंडरस्टैंड सून, आज या कल ही समझ में आ जाएगा कि ये एक एक डेफिनेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए लगता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू नो ऑल दिस। तो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, by the particle of the medium, of the medium through which the wave is propagating, मैं नहीं लिखूंगा वो, the time taken by the particle of the medium to complete,
to complete one oscillation, to complete one oscillation is known as time period. Of course, time period of the wave is known as time period, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल टी से, ऑफ द वेव. Rather clear? Then next important definition is frequency of the wave. Number of vibrations performed by the particle per unit time per second. एक सेकेंड में टोटल वाइब्रेशंस कितने परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, मतलब एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. ये एक तरीका है डिफाइन करने का. दूसरा तरीका भी है, दूसरा मेथड इज ये जो वेव था, ये जो मीडियम है, इस मीडियम में कोई भी एक पॉइंट ले लो. लेट अस टेक दिस पॉइंट पी. इस पी पॉइंट में से एक सेकेंड में कितने वेव्स पास हो गए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम पर सेकेंड पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में कितने वेव्स पास हुए, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइम पीरियड ऑफ वेव इज हाफ अ सेकेंड, हाफ सेकेंड है टाइम पीरियड, मतलब एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम, हाफ सेकेंड. तो एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन, 2. तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2. राइट. तो नंबर ऑफ वेव्स उतने ही होंगे जितने पार्टिकल के वाइब्रेशन हो गए. तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को भी पहले डिफाइन कर लो, और ये वीएसए के लिए आ सकता है. वीएसए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर. तो दे में आस्क यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, तो पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव. और फ्रीक्वेंसी को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं एन से, नॉर्मली एन से डिनोट करते हैं. लेकिन अलग अलग बुक में नोटेशन अलग अलग है, कहीं पे एफ यूज करेंगे, कहीं पे एन यूज करेंगे, और चैप्टर टू चैप्टर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिक्स में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू से डिनोट करते हो, क्योंकि ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लगता है और फ्रीक्वेंसी भी लगता है. तो वहां पे फ्रीक्वेंसी अगर एन से डिनोट किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से. अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट कर रहे हो विथ एन, तो फ्रीक्वेंसी यू विल बी डिनोटिंग विथ एफ. तो नोटेशंस पे ध्यान देना. यू हैव टू पे अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन एट नोटेशंस. यहाँ पे आई विल बी मोस्टली यूजिंग एन फॉर फ्रीक्वेंसी. तो डिफाइन कैसे करोगे इसको, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस performed by a particle, performed by a particle of the medium, of course of the medium through which the wave is propagating, per unit time is known as frequency, of the wave. या फिर मैंने आपको अभी भी बताया, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी. और द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point of the medium per unit time, मतलब पर सेकेंड में कितने वेव्स पास हुए, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. और एक डेफिनेशन भी है, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो तीसरा डेफिनेशन भी है. तीनों में से कोई भी एक चलेगा. तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एन इज 1 टाइम पीरियड. तो इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड को बोलते हो हर्ट्ज. तो 1/सेकेंड, और इट इज कॉल्ड एज हर्ट्ज. इसके बाद यू शुड नो व्हाट इज वेवलेंथ. तो वेवलेंथ डिफाइन कैसे करते हो आप. वेवलेंथ डिफाइन करने के लिए बहुत बहुत बेसिक लेवल से अगर डिफाइन करना है तो आप बोलते हो द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ इज डिफाइंड एज 1 वेवलेंथ. सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास रिजिड सपोर्ट था, यहाँ पे एक स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग को मैंने डिस्टर्ब कर दिया. इफ आई प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन दिस मीडियम,
मैंने अगर इस मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया तो होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर विल बी सच अ स्ट्रक्चर, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा मोर और लेस। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हो क्रेस्ट, जो बॉटम मोस्ट होता है उसको बोलते हो ट्रफ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ इज डिफाइंड एज वन वेवलेंथ। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस को आप लोग बोलते हो वन वेवलेंथ और डिनोट करते हो उसको लैम्बडा से, राइट। लेकिन ये बहुत फंडामेंटल लेवल का डेफिनेशन है, इट इज वेरी फंडामेंटल। ये स्कूल लेवल तक ठीक था, the distance between two consecutive crests, two consecutive trough is defined as one wavelength, ठीक है, that is fine। लेकिन when you study simple harmonic motion in detail, क्योंकि हमारा ऑसिलेशन ऑलरेडी हुआ है इसलिए तो कनेक्शन होता है ना, पांचवा चैप्टर था ऑसिलेशन, सिक्स चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। उल्टा क्यों नहीं किया, उल्टा होना भी नहीं चाहिए। वेव ऑप्टिक्स के बाद क्यों होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टेड टॉपिक्स है। ऑसिलेशन समझेगा तब समझेगा कि सिंपल हार्मोनिक वेव मतलब क्या, राइट। क्योंकि अभी मैंने बोला, अभी अभी मैंने बताया आपको, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। यू हैव टू बी अटेंटिव हियर, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोना है, यू कैन जस्ट स्लीप एट होम, आई डोंट माइंड, absolutely no problem with me। I don't want you to lose your golden क्या बोलते हैं स्लीप, पर क्लास में नहीं, नॉट इन क्लास। वी हैव टू मेंटेन सम काइंड ऑफ रूल्स हियर, नहीं तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ मैं ही जागा हूँ, बाकी सब सो गए, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। चलो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, रिमेम्बर सिंपल हार्मोनिक मोशन जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप इसके इक्वेशंस नहीं बना सकते। वेव्स के इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशंस पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि पार्टिकल की जो मीडियम है वो अल्टीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। अब तक हम सिर्फ वेव बोल रहे थे, आगे जाके हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे उसको, राइट। और अगर एक बार आपको वेव्स पता है तो आपको वेव ऑप्टिक्स समझ में आएगा। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ऑल दिस टॉपिक्स। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट हियर, हमको वेवलेंथ डिफाइन करना था, तो वी वांटेड टू डिफाइन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ डिफाइन करने के लिए अब हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का हेल्प लेना है। तो इफ यू रिमेंबर, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में फेज नाम का एक चीज डिफाइन किया था, फेज ऑफ एसएचएम। तो फेज ऑफ एसएचएम पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, और मैंने बताया था फेज ऑफ एसएचएम गिव्स यू स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जांपल, फेज का वैल्यू जीरो होना मतलब पार्टिकल इज एट मेन पोजीशन एंड इट इज इन इट्स एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, इट विल नाउ गो टू द राइट। फेज 90 होना मतलब द पार्टिकल इज इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन एट पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड नाउ इट विल गो टू द लेफ्ट। फेज 180 होना, पार्टिकल इज अगेन एट मेन पोजीशन। जो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। ये पाथ था, दिस वाज द पाथ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। यहाँ पे एक पार्टिकल है जो मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, इसका फेज होता है जीरो। तो दिस दिस करस्पॉन्ड्स टू अ पार्टिकल विच इज एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, और वो जाएगा टू द राइट। फिर पार्टिकल एसएचएम मोशन परफॉर्म करते करते, पार्टिकल वाइल परफॉर्मिंग एसएचएम इट विल कम हियर। तो इसका यहाँ पे ये फेज होता है 90 डिग्री, मतलब द पार्टिकल इज इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन नाउ एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड इट विल गो टू द लेफ्ट। फिर वो वाइब्रेशन परफॉर्म करते करते वापस से मीन पे आ गया, तो फेज हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस। तो फेज 180 डिग्री होने का मतलब क्या होता है, पार्टिकल इज स्टिल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन एट मीन पोजिशन गोइंग टू द लेफ्ट। फिर पार्टिकल यहां से देखो, पहले यहां से यहां गया था, फिर यहाँ पे आया, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे 270। तो 270 डिग्री मतलब पार्टिकल इज स्टिल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन एट द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड नाउ इट विल ट्रेवल टू द राइट। फिर आते आते यहाँ पे आ गया 360 मतलब 2 पाई, एक ऑसिलेशन खत्म, राइट। अब ऐसा इमेजिन करो, एक की जगह पे दो पार्टिकल्स है। इमेजिन you have particles, two particles, right। एक पार्टिकल ने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया,
मतलब उसका एंगल कितना है 360 डिग्री, फेस कितना है 360 डिग्री, 2 पाई। दूसरा पार्टिकल अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, राइट। सो सेकेंड पार्टिकल का फेस है 0। लेकिन होगा क्या, ये दोनों पार्टिकल अब साथ साथ में जाएंगे, प्रोवाइडेड इनका एम्पलीट्यूड सेम है, इनका टाइम पीरियड भी सेम है। अगर एम्पलीट्यूड दोनों का 5 सेंटीमीटर है और दोनों का टाइम पीरियड भी लेटर से सेम है, तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, दोनों साथ में जाएंगे, बराबर। तो हम इन दो पार्टिकल्स को बोलते हैं, टू पार्टिकल्स आर सेड टू बी पार्टिकल्स ऑफ सेम फेस, मतलब दे आर मोर और लेस इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। सिर्फ नंबर ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग है, एक का पहला ऑसिलेशन था, एक का दूसरा, बट बट दे आर इन द सेम फेज, क्योंकि दे विल बोथ गो टुगेदर टू द राइट, they will come together to the left, they will be at mean together at same instant of time, they will go to the left together, again they will go to the mean together। अब इसका कनेक्शन वेवलेंथ से कैसा है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका कनेक्शन यहाँ पे क्यों है, बेसिकली द आइडिया हियर इज दिस। अल्टीमेटली तो ये सारे के सारे, ये जो रस्सी है जो मीडियम है, यहाँ पे क्या थे, पार्टिकल्स थे। तो यहाँ पे एक पार्टिकल था इमेजिन, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये भी इमेजिन। आपने डिस्टरबेंस कहाँ से प्रोड्यूस किया, ये यहाँ से प्रोड्यूस किया, दिस एंड से ये प्रोड्यूस डिस्टरबेंस, राइट। तो डिस्टरबेंस सबसे पहले कहाँ पहुंचा, ओपन एंड पे, जो टाइड नहीं है, क्योंकि वेव वहां से स्टार्ट हुआ ना। अब मैं बोल रहा हूँ तो वेव तो मेरे थ्रोट से स्टार्ट होगा, राइट। मतलब बेसिकली वाइब्रेशंस पहले कहाँ स्टार्ट होंगे, राइट नेक्स्ट टू माय थ्रोट। आप तक जब पहुंचेंगे वो बाद में आएंगे, करेक्ट। तो वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ, वेव यहाँ से, इस पॉइंट से, लेटर से ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, करेक्ट, राइट। तो अब रिमेंबर, रिमेंबर, जब ये वाइब्रेशन बी पॉइंट तक पहुंचेंगे, उतने टाइम में क्या हुआ, उतने टाइम में जो ए पे पार्टिकल था, ये अपना एक ऑसिलेशन परफॉर्म करके हो गया इसका। जब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तब जाके बी पे वाइब्रेशन पहुंचा है। अब इसके आगे क्या होगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो जस्ट अ मिनट, यू हैव टू इमेजिन दिस, क्योंकि अभी हमको वेवलेंथ को वापस डिफाइन करना है, बट नॉट इन अ ट्रेडिशनल वे, जैसे डिफाइन करते हैं वैसा नहीं करना है, अब थोड़ा सा उसको चेंज करना है। यू आर सपोज टू डिफाइन वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फेज ऑफ मोशन। तो थोड़ा सा, हाँ, गुड, गुड। तो अब होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ए पार्टिकल का एक चक्कर कंप्लीट हो गया, अब वेव कहां पहुंचा है, बी पार्टिकल। अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, दे विल परफॉर्म ऑसिलेशंस टुगेदर। इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा ये था कि जब पार्टिकल एट ए मीन से पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, when the particle at A is going to the positive side from mean, at the same time particle at B is also going to the positive, right। हम साथ साथ है वाला कंडीशन है ये, ओके। फिर वापस से नीचे आए मीन पे, फिर वापस से लेफ्ट एक्सट्रीम पे गए, साथ में ही गए, तो दे आर डूइंग देयर वाइब्रेटरी मोशन टुगेदर। सिर्फ डिफरेंस था ऑसिलेशन का नंबर, दैट्स इट। अब इफ यू नोटिस प्रॉपरली, हमने बोला द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज वन वेवलेंथ, लेकिन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज आल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, राइट। तो ये भी क्या हो गया फिर, वेवलेंथ। तो अभी अल्टरनेट डेफिनेशन कैसे बनाओगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज वन वेवलेंथ। यू हैव टू थिंक, स्टार्ट थिंकिंग इन दिस टर्म्स, क्योंकि आगे जब मैं बता रहा हूँ आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब लगेंगे, तो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ का डिस्टेंस अभी रेलेवेंट नहीं है, वो 10th तक ठीक था। 11th 12th साइंस लेने के बाद ये थोड़ा सा हमको ज्यादा सोचना पड़ता है। डिफाइन करने के लिए वी विल डिफाइन दिस एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, of course distance between two consecutive particles, टू कंसेक्यूटिव, क्योंकि फिर कंसेक्यूटिव आगे और एक पार्टिकल आएगा, वो भी ऐसा ही करेगा। ये दोनों जब ऊपर गए वो भी साथ में, वापस नीचे है साथ में, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं था, वो एक छोड़ के था। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन सेम फेज,
which are in same phase of oscillation, same phase of oscillation is known as one wavelength, और वेवलेंथ हम डिनोट करते हैं लैम्डा से. दिस इज नोन एज वन वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा. लास्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन related to wave is velocity of a wave. So in general, how do you define velocity? The distance traveled by a particle per unit time, मतलब per second. बराबर, यहाँ पे भी वही है. The distance traveled by a wave per unit time is defined as velocity. सिर्फ इसमें हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, वेलोसिटी का काम में आएगा हमको, लेकिन डेफिनेशन वही है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, the distance traveled by a wave per unit time, is defined as velocity of wave. अब मतलब वेलोसिटी v इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको ये पता होना चाहिए टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड में पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, राइट. यहाँ पे जो पार्टिकल था वो मीन से एक्सट्रीम गया, लेफ्ट एक्सट्रीम आया और वापस से क्या आ गया, मीन पे, करेक्ट. तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, सही है, अपनी जगह पे कंप्लीट हुआ है. अगर ये पार्टिकल अपनी जगह पे नहीं रहता, फॉरवर्ड भी जाता, ये अभी अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि जो पार्टिकल है ये अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है. तो एक टाइम पीरियड में इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया. सपोज ये पार्टिकल फॉरवर्ड भी जाता तो एक टाइम पीरियड में वो कहाँ जाता, वापस से क्रेस्ट पे आ जाता. ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इन वन टाइम पीरियड पार्टिकल इज अगेन इन द सेम फेज. मतलब पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था तो एक टाइम पीरियड के बाद वापस कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम. अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे था तो एक टाइम पीरियड के बाद वापस कहाँ पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम. पार्टिकल अगर मीन पे था तो एक टाइम पीरियड के बाद वापस कहाँ पे है, मीन पे. तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर कितना किया, लैम्डा. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, क्योंकि आगे जाके हमको लगेगा ये सब. तो इन वन टाइम पीरियड distance is equal to lambda. Therefore velocity is lambda upon time period is capital T. तो ये पहला फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी ऑफ वेव का, लैम्डा बाय टाइम पीरियड. लेकिन वन अपॉन टाइम पीरियड क्या था, फ्रीक्वेंसी. तो ये क्या आ जाएगा, एन लैम्डा. तो आपने ऑप्टिक्स में या बहुत जगह पे वेलोसिटी इक्वल टू एन लैम्डा देखा होगा ऑलरेडी, बट दिस इज हाउ यू डिराइव इट. दिस इज द वे ऑफ डिराइविंग वेलोसिटी इक्वल टू एन लैम्डा. तो वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, राइट. अब इस चैप्टर में तो नहीं, पर अगले चैप्टर में हमको ये बहुत ज़्यादा लगने वाला है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में भी मैंने बताया था. रे ऑप्टिक्स में मैं बिना भूले ये चीज़ बताता ही हूँ. जब वेव, अभी रे ऑप्टिक्स की बात करते हो तो मैकेनिकल वेव्स की बात तो होती नहीं है. मैकेनिकल वेव्स की वहाँ पे बात नहीं होती, वहाँ पे होते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स की, जैसे लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीडियम चेंज करेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्लास प्लेट है, पहले लाइट इमिट हुआ, एयर से ट्रेवल कर रहा था, अभी कहाँ गया, ग्लास प्लेट के अंदर, राइट. तो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. मतलब डेफिनेटली एक चीज तो पक्का है कि जब मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ. अब वेलोसिटी खुद किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे. वेलोसिटी का चेंज होना मतलब या तो फ्रीक्वेंसी का चेंज होना, या वेवलेंथ का चेंज होना, या फिर दोनों का चेंज होना. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ वेव चेंजेस इट्स मीडियम, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो क्या चेंज हो रहा है फिर, वेवलेंथ चेंज हो रहा है. ये सीईटी जेईई नीट में एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आया है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है. 11th स्टैंडर्ड के आपके कॉलेज के एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे याद है. व्हेन अ वेव चेंजेस इट्स मीडियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, राइट. यहाँ तक क्लियर.
तो अब हमारा टास्क रहेगा टू डिराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अ वेव, क्योंकि सो फार हमने सिर्फ आज बेसिक बैकग्राउंड बनाया है। हमको इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को, जिसको हम लोग वेव बोलते हैं, डिस्टरबेंस इन अ मीडियम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। और 8 से 9 इक्वेशन बनते हैं सेम वेव की, एक वेव के 8 से 9 इक्वेशन। अब क्वेश्चन जब पूछते हैं तो 8 से 9 इक्वेशन में से किसी पे भी पूछ सकते हैं, कि उसको याद कैसे रखना है। इक्वेशन हमको एक ही याद रखना है, बाकी के सब्स्टिट्यूशंस होंगे और अपने आप डिराइव होगा। ओके, so we do not have sufficient time to continue with that, so we'll stop for today.